बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पसे पर्दा और मैं हूं जवाद कमाल। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी है और इस इंतखाबी मुहिम में हुकूमती वज़रा हों या फिर अपोजिशन के लीडरान एक दूसरे पर खूब जुमलेबाजी की जा रही है और इस दफ़ा जुमलेबाजी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, जिसमें कुछ नाजेबा ज़बान, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और ये जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से किए जा रहे थे, वो आज कायदे ऐवान आज ऐवान बाला में जा पहुंचे और ऐवान बाला में आज इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स ने अलग अलग ऐवान से इजलास का वॉकआउट भी किया और शदीद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कहा वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज को डाकू की बेटी, बिलावल भुट्टो को गद्दार का बेटा कहा। ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है और अदम बर्दाश्त का कल्चर ऐवान को खा जाएगा। तो अब आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ऐवान को मुनासिब तरीके से चलाने पर मामला काफ़ी हद तक तय पा गए थे। प्राइम मिनिस्टर ने बजट स्पीच की, उनको बजट स्पीच करने दी गई, लेकिन आज ऐवान बाला में जो कुछ हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला एक बार फिर से मजीद बढ़ेगा, क्योंकि PTI के कायदे ऐवान सेनेट में शहजाद वसीम, उन्होंने अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो ज़बान इस्तेमाल की गई उस पर जब एतराज़ उठाया PMLN और पीपल्स पार्टी ने ऐवान बाला में, उन्होंने कहा कि आप लोग जलसों में की गई ज़ुबान का को एतराज़ बना रहे हैं, जो ऐवान में आप लोगों का रवैया है उसको आप लोग नहीं देखते। दोनों जानिब से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है और दोनों ही जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। सियासतदानों का ये रवैया पाकिस्तानी सियासत को किस जानिब लेकर जाएगा, इस पर बात होगी। इसके अलावा अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का 95% इनखला हो गया और आज बरतानिया की जानिब से एक अहम बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं अफगानिस्तान में तो फिर उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा अफगान सियासी वफ्द रवां हफ्ते दोहा में तालिबान के वफ्द के साथ मुज़ाकरात भी करने जा रहा है। पाकिस्तान ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उसकी क्या पॉलिसी रहेगी। अमन में तो अमेरिका का शराकतदार बन सकता है लेकिन जंग में नहीं बनेगा। और अफगानिस्तान में जो खाना जंगी जिसका आगाज़ होता नज़र भी आ रहा है, 75% इलाकों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अगर ये खाना जंगी मज़ीद बढ़ती है तो इसके खित्ते पर क्या असरात होंगे, पाकिस्तान को इसके लिए अपनी क्या पॉलिसी अपनानी होगी। जो भारत की सरमायाकारी अफगानिस्तान में डूब रही है उसके कुछ आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान में भी नजर आए थे। जौहर टाउन में जो धमाका हुआ उसमें भारत का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान की जानिब से पकड़ा गया है। तो इस तरह की सूरत हाल को रोकने के लिए, काबू करने के लिए, भारत को एक्सपोज करने के लिए जो अफगानिस्तान में हो रहा है, इस पर पाकिस्तान को प्लान बी पाकिस्तान के पास क्या होगा, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे डेल्टा वायरस के हवाले से। डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान में फैल रहा है। एक बार फिर से लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन लगने की बातें हो रही हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर सीनियर तजियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, और स्काइप पर ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब, जबकि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन शाहिद मेतला साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमजद शुएब साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जो कुछ हुआ उसके असरात अब ऐवान बाला में भी नजर आए। कैंपेन में इखलाकी हदें पार की। हम दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मसला आता है उस वक्त जबकि ऐसे लोग इलेक्ट होके आ जाते हैं जो तहजीब याफ्ता नहीं होते और फिर ना ही उनको इतना इल्म होता है कि असल मसाइल हैं क्या, ताकि उन पे बात हो सके। लिहाजा वो इसी तरह की बादारी जबान या इसी तरह के इल्ज़ाम तराशी या किसी की तौहीन करना, वो उनका शेवा। ये हमारे पार्लियामेंट में पिछले दिनों भी हुआ, अब आप देख रहे हैं, और हर इलेक्शन और जलसों में भी ये काम होता है। जो मुल्क के मफाद की बातें हैं वो नहीं की जाती। अब कश्मीर में अगर जाके आप इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं तो मसलन PMLN है तो उसकी पिछले 5 साल से हुकूमत थी, वो अपनी कारगुजारी की बात करे और आइंदा के लाइमल बताए कि हम क्या करेंगे। जिसने हुकूमत अब लेनी है या अगर लेनी चाह रहे हैं PTI वाले, तो उनको ये चाहिए कि जनाब वो बताएं कि पिछली हुकूमत की कारगुजारी ठीक नहीं थी, उसमें ये खराबी थी और हम आपको ये करके देंगे। वो है ही नहीं। या कश्मीर की आज़ादी का मसला हो या कोई भी ऐसी चीज़ें जो कश्मीरियों के
दिल के बहुत करीब हों, उस पे बातचीत नहीं हुई। और नतीजा ये है कि आपने वही रट जो यहाँ जलसों में लगाई हुई थी, वो वहाँ भी आपने शुरू कर दी। ये अलमिया है हमारी सियासत का, और इसमें खराबी मैं तो हमेशा समझता हूँ कि जब लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते, बरादरी की बुनियाद पे और अपनी कह लीजिए कि मिलने मिलाने या खाने पीने की बुनियाद पे लोगों को वोट दे के यहाँ पहुंचा देते हैं, तो फिर यहाँ माहौल खराब होता है। हमारी अपनी नेशनल असेंबली की 3 साल की कारगुजारी ये है कि उन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन ने ये काम किया कि हम इस हुकूमत को काम नहीं करने देंगे, निकालेंगे, और इस हुकूमत ने उन पे ये कहा कि जनाब ये डाकू चोर हैं, ये है। इसके अलावा अगर इस असेंबली ने कोई काम किया तो आप बताएं। ये अलमिया है हमारी सियासत का, और बड़ी बदकिस्मती है। और बाहर क्या मैसेज जाता है वो तो चले, हमारा इमेज को बहुत अच्छा पहले भी नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में जो कुछ भी आप बात करें, एक तो उससे आपका इमेज तहजीब याफ्ता कौम का होना चाहिए। दूसरा ये कि सीरियस आपका काम का, जिससे ये लगे कि वाकई पार्लियामेंट एक कलेक्टिव विजडम का मंबा है आपके पास, उससे आप फायदा उठा रहे हैं, ना कि यहाँ पे ये लगे कि आपको सवाए अपनी जात के और कुछ नजर ही नहीं आता और उसी के ऊपर आप बहस मुबासा कर रहे हैं। तो इस तरह पार्लियामेंट भी अपनी अफादियत को देगी। नसीम सिद्दीकी साहब, मामलात काफ़ी हद तक सुलझ गए थे। एक हमने देखा ऐवान को ठीक तरीके से चलाया भी जा रहा था, सियासतदान एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से अदम बर्दाश्त का रवैया देखने में आया और इस बार ऐवान बाला में ऐसा हुआ। किस तरफ जा रही है पाकिस्तानी सियासत, और क्या ये दुरुस्त है जिसका इजहार किया आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि अदम बर्दाश्त ऐवान को खा जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए। देखिए, मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप 90s की पॉलिटिक्स देखें तो उस वक्त से ये काम शुरू हो गया था, पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता था, औरतों की तकरीम का भी ख्याल नहीं रखा जाता था। उसके बाद मुशर्रफ दौर आ गया तो कुछ चीज़ें स्टॉप हो गई, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट दोबारा 2008 में आई और उसके बाद 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, तो उस वक्त भी आपने ऐवान का माहौल देखा कि वहाँ पे किस तरह एक दूसरे पे जुमले कसे जाते थे, किस तरह लड़ाई झगड़े होते थे। वही चीज़ हमें पिछले दिनों भी देखने को मिली। असल सवाल आपका था कश्मीर में, जो अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह की लैंग्वेज इख्तियार की है, मैं इसके टोटली खिलाफ हूँ। बिल्कुल नहीं। हमें कम अज़ कम पाकिस्तान में रहते हुए, इस्लामी मुआशरे में रहते हुए, हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। ख़ासतौर पे औरतों की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। जो मरियम नवाज़ के लिए उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे, काबिल एतराज़ है। और उन्होंने जिस तरह बिलावल भुट्टो पे भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हम किसी के ऊपर भी गद्दारी का इल्ज़ाम इस तरह लगाना शुरू कर दें। तो ये मैं बिल्कुल उनकी बातों को कंडेम करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो बिलावल भुट्टो हैं, उनकी उम्र देखें और उनको देखें कि कितना टाइम उनको सियासत में आए हुए हुआ है, लेकिन वो किस किस्म की लैंग्वेज जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो बात अभी हो रही थी कि शायद ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन आप देखें कि अमीन गंडापुर बेहतरीन स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे हैं। मरियम नवाज ने जीसस और मैरी से तालीम हासिल की। तो ये सब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और इनको एक जो है ना, वो क्या कहना चाहिए, इनको एक नमूना बनना चाहिए, एक मिसाल लोगों के लिए बननी चाहिए। क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो इनकी तरफ देखती है। किसी का लीडर बिलावल है, किसी का लीडर मरियम नवाज है, तो किसी का लीडर इमरान खान है। तो इन सबको इस किस्म की गुफ्तगू करनी चाहिए जिससे हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। और ये कौमी असम्बली में इन तमाम लोगों को या सेनेट में इसलिए इलेक्ट करके भेजा जाता है कि ये अवाम के जो मसाइल है उनको हल करें। अवाम के मसाइल तो हल नहीं करते, गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से कि इनको जो पैसे मिलते हैं वो टैक्स पेयर की मनी से मिलता है। तो ये बड़ा हमें सीरियसली होकर इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि ये किस तरफ पाकिस्तान को हम लेके जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें दुनिया भी देखती है। अभी आजकल मैं लंदन आया हुआ हूँ और होटल में क्वारंटीन हूँ। कानून का ये हिसाब है कि मैं कमरे से अपने बाहर नहीं निकल सकता। तो मैं सारा दिन BBC या स्काई न्यूज़ देखता रहता हूँ। उसके ऊपर मैं देखता हूँ कि किस तरह पार्लियामेंट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो खड़े होते हैं, उसके बाद ऑपोजिशन लीडर उनसे सवाल करता है, सख्त सवाल भी करता है, लेकिन वो उसका बड़े तरीके से जवाब देते हैं। बड़े तरीके से जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई चलती है। आवाम की भलाई के लिए जो है वो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पास किया जाता है, कानून साजी होती है। तो जो हमारी भी पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट है, उनका काम कानून साजी करना है। यहाँ ऐसा कब होगा? शाहिद मित्तला साहब, एक दूसरे की कारकर्दगी पर बात करने के बजाय अब जातियात पर हमले किए जा रहे हैं, कब सियासतदान ट्रैक पर आएंगे?
बहुत शुक्रिया। जवाब देखिए, सबसे पहले तो कंडेमनेशन होनी चाहिए जो भी ज़बान अली मीन गंडापुर साहब की जानिब से इस्तेमाल की गई है, इंतहाई काबिल मजम्मत उनका बयान है। फिर भुट्टो को जो कि एटॉमिक पावर पाकिस्तान में लेकर आने वाले, और उन्होंने सारा जो भी किया मुल्क के लिए, और उसकी अल्टीमेटली उनको सजा भी भुगतनी पड़ी। मैं जवाब आपको एक बात बताऊं, ये जी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जबकि किसी भी मुल्क में दुनिया भर में बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, 40,000 साल इंसानी तारीख है। जब भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ होगी ना किसी भी चीज की लीडरशिप के अलावा भी, तो उसमें इसी तरह के मसाइल पैदा होते हैं। कमजोर लोग आते हैं, लेस कल्चर्ड किस्म के लोग आते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब भी ऐसे ही हैं, इंतहाई नॉन सीरियस से आदमी हैं। फिर इमरान खान साहब पर भी तनकीद इसलिए होनी चाहिए कि वो खुद भी इसी तरह की जबान माजी में इस्तेमाल करते रहें। और आप देखें कि कश्मीर जैसी अहम इशू पर उन्होंने किन को अपॉइंट किया हुआ है, वहाँ पे फराज सईद साहब हैं, वो भी इसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए फेमस है। फिर अली अमीन गंडापुर, उनके पास तो एक बहुत ही उनकी सती सी अप्रोच होती है जब भी बात करते हैं। कोई मुनासिब बात उनके मुंह से आज तक मैंने नहीं सुनी। हाँ, यहाँ पर जहाँ हम अली अमीन गंडापुर और पीटीआई के लोगों को कंडेम करते हैं, वहाँ हमें बिलावल भुट्टो साहब जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, उनको भी कंडेम करने की जरूरत है। सबसे पहले उन्होंने इमरान खान के लिए गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल किया, और मैंने बल्कि इस पे एक शो भी किया कि इस तरह की जबान, इस तरह के अलकाबात और इस तरह के एजाजात सियासी लीडरशिप की जानिब से नहीं तफवीज होने चाहिए, नहीं दिए जाने चाहिए। ये बहुत ही आपका जो सियासी कल्चर है उसको प्लूट करती हैं चीजें। आप अगर किसी को गद्दार कहते हैं, अगर अदम बर्दाश्त का रवैया आप शो करते हैं, तो वो ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसलेट होता है। आपके जितनी भी फैन फॉलोइंग होती है, आपके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, आपके जो पार्टी वर्कर्स होते हैं, उसी चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो सियासतदान हैं उनको अपने सियासी रवैयों में बेहतरी लाने की जरूरत है, बर्दाश्त लाने की जरूरत है। जहां तक नजीम सिद्दीकी साहब एक बात कर रहे थे 90s में, 90s से भी पहले होता रहा है, यही सारा कुछ होता रहा है। मुझे आज भी याद है 1947-48 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन था, तो उसमें इतना हल्ला गुल्ला हुआ कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को वो असेंबली, वो सेशन छोड़ के जाना पड़ा। और फिर हमने देखा कि अयूब खान के दौर में जिस तरह से मादरे मिल्लत को गालियों से नवाजा जाता था, और वो बातें तो मैं अभी इस पे शो में आपके कर भी नहीं सकता हूँ। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अनलाइक अस इंडिया में इस तरह से नहीं है, आज भी उस तरह से इस तरह की बातें जरूर की जाती है, बट इतनी डेरोगेटरी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की जाती। कमिंग बैक टू अली अमीन गंडापुर स्टेटमेंट, वो तो इंतहाई नामुनासिब है, और मैं समझता हूँ कि जो भी आज एहतजाज हुआ है वो बहुत कम हुआ है, इससे भी ज्यादा होने की जरूरत है। आप देखें ना, मुसलसल बगैर किसी वजह के आप अपने सियासी मुखालफिन को लताड़े जा रहे हैं। ये बड़ी पॉलिटिशियंस को अपना रवैया पाकिस्तानी सियासत के लिए दुरुस्त करना होगा। आपको पॉइंट आप ब्रेक पर देंगे, ब्रेक के बाद अफगान मामले पर बात करेंगे। अगर वहां पर खाना जंगी मजीद बढ़ती है और रेफ्यूजीज पाकिस्तान का रुख करते हैं, तो फिर पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का 95% इनखला तकरीबन हो चुका है, और बरतानिया ने यह इंदिया दे दिया है कि अगर अफगान तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए तो फिर उनके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, उनके साथ काम किया जा सकता है, उनके साथ बातचीत की जा सकती है। अगले हफ्ते दोहा में अहम इजलास मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसमें अफगान सियासी क़यादत और तालिबान का वफ्द होगा। तो क्या होगा इस अहम तरीन मुज़ाकरात में? और अगर खाना जंगी अफगानिस्तान में मज़ीद बढ़ती है तो फिर पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? जनरल साहब, क्या समझते हैं? अगर रेफ्यूजीज जैसे माजी में हमने देखा पाकिस्तान का रुख किया, एक बड़ी तादाद में आए, अब भी अगर आते हैं तो फिर हमें क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए? क्या पाकिस्तान के पास प्लान होगा? क्योंकि ये तो क्लियर कर दिया गया कि हम जंग में अब अमेरिका के शराकतदार नहीं बनेंगे, किसी भी मुल्क के अमन में बन जाएंगे। लेकिन रेफ्यूजीज अगर खाना जंगी में पाकिस्तान का रुख करते हैं, भारत ने जो सूरत हाल इस वक्त वहां पर नजर आ रही है, भारत को उसकी सरमायाकारी डूबती हुई, गुज़िश्ता दिनों जौहर टाउन में ब्लास्ट हुआ, भारत का एक बड़ा नेटवर्क भी पकड़ा गया, क्या पाकिस्तान को स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, अगर रेफ्यूजीज आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा दहशतगर्दों के साथ आने के चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में जब हालात बिगड़ते हैं तो लोग निकलेंगे, और निकलने के लिए फिर यहाँ पे टेररिज्म करवाना है तो भारत धकेलेगा दूसरे लोगों को भी।
इसमें एक बड़ा जो हमारा हमारा स्टांस जो गवर्नमेंट ने लिया है, और मेरा ख्याल है हमें इसी को प्रमोट करना चाहिए और पहले से बता देना चाहिए अफगान कौम को भी और यूनाइटेड नेशन को भी, वो ये है कि पाकिस्तान ये नहीं कि रेफ्यूजीज को रखना नहीं चाहता या हमें इंसानी हमदर्दी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी भी एक कैपेसिटी है। आपने अगर 30 लाख रेफ्यूजीज रखे हुए हैं, तो हम अब ये नहीं कर सकते कि इनको 31 लाख बना दें या 40 लाख बना दें। तो मजीद रेफ्यूजीज रखने की हमारे अपने अंदर इस्ताद है। अगर हम मजीद रेफ्यूजीज लेंगे तो हम अपने मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट लेके आए कि जो पहले से है लेकिन वो मजीद प्रोनाउंस्ड हो जाएगा। तो इस वजह से हमें ये दुनिया को वाज़ेह कर देना चाहिए कि हम मजबूर हैं, हम मजीद रेफ्यूजीज नहीं ले सकेंगे, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह इसके बारे में सोच रखे कि उनका तरीकाकार और कुछ हो सकता है। वो इस मामले में किसी और तरफ रेफ्यूजीज को ले जाना चाहें, ईरान नहीं लेगा, लेकिन अगर वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में किसी के पास कोई इंतजाम कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, करें वहां पे। ये आज अगर आप एक बड़ा रिजिड किस्म का या एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेंगे, तो फिर दुनिया उस तरफ सोचना शुरू करेगी दूसरी तरफ के अगर रेफ्यूजीज आए तो करना क्या है इनका। तो अक़वाम मुत्तहिदा को हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे बताना चाहिए। हमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान तो आज गालिबन कल दिया है कि हम मजीद रेफ्यूजीज को अकोमोडेट नहीं कर सकते, हमारी इस्ताद नहीं, लेकिन ये चीज़ ज़बानी यहाँ कहने से हल नहीं होगी। इसके लिए हमें ज़रूरी होगा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा को मुतहर्रिक करें। ठीक। नसीम साहब, सूरत हाल अफ़गानिस्तान में अगर मज़ीद ख़राब होती है, वहाँ पर खाना जंगी का ख़दशा है, तो पाकिस्तान को किस तरीके से इस मामले को हैंडल करना चाहिए? क्योंकि माजी में भी हमने देखा रेफ्यूजीज़ ने यहाँ का रुख किया, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देख, खुद सोचना, तालिबान और जितने भी स्टेक होल्डर्स अफगानिस्तान में, इन 40 साल से बदअमनी है। इनको चाहिए कि अपने मुल्क को अगर ये संवारना चाहते हैं, अब तो फौज भी वहां से चली गई, नेटो भी चली गई, तो सबसे पहले तो इन स्टेक होल्डर्स को खुद मिल बैठना चाहिए। पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की है कि ये जो अमन अमल चल रहा है इसमें सहूलतकार बने, उनको वो साथ मिल के सारे डीलिंग जो है वो में की, इनको करवाया है इनके साथ। दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान को तो क्लियर कट कह देना चाहिए कि वो रिफ्यूजीज मजीद नहीं ले सकता। अब तो हमारे बॉर्डर भी पहले से बहुत ज़्यादा सिक्योर, क्योंकि हमारी पाक अफवाज ने जिस तरह जानों की कुर्बानियां दी और जिस तरह इन्होंने ये सारे बॉर्डर के ऊपर जो खारदार तारे लगाई हैं उसको सिक्योर किया है, उससे पाकिस्तान पहले से बहुत बेहतर हो गया। क्योंकि जो आएंगे अफगान महाजरीन, उनके अंदर बिल्कुल ये दाइश, आईसिस और तालिबान के जो दहशतगर्द ग्रुप है वो बिल्कुल पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। आप देखें कि जो पाकिस्तान में पहले से अफगान महाजरीन मौजूद है और उनकी मौजूदगी यहाँ पे, उनको कितने 40 साल हो गए, यहाँ पे बच्चे उनके पैदा होकर जवान हुए, लेकिन जो जौहर टाउन में धमाका हुआ है उसमें जो ईद शामिल था वो अफगान महाजरीन में से था, और उसका बाप और उसका भाई पहले से 4th शेड्यूल के अंदर मौजूद है। तो उनके रूप में दहशतगर्द तो पाकिस्तान आते हैं। जो भारत इतना हमदर्द बनता है अफगानिस्तान, उसको चाहिए कि इस दफ़ा जो अफगान महाजरीन है वो अपने मुल्क में ले जाए और उनकी खिदमत करे। पाकिस्तान को भी चाहिए कि ह्यूमन राइट्स के बिहाफ पे जो भी अफगान महाजरीन आए उनकी स्क्रूटनाइजेशन बहुत सख्त होनी चाहिए, उनको देखभाल के लाना चाहिए, ऐसे इलाकों में रखना चाहिए यहाँ पे टोटल उनकी निगरानी हो सके। वो आई एम सॉरी, वो पूरे पाकिस्तान में रह सके। अगर आपने पूरे पाकिस्तान में उनको फैला दिया तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। उनके लिए कैंप्स बनाए जाए और वहाँ पे सख्त निगरानी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अमेरिका जिस तरह अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है, मेरे ख्याल से बहुत गलत तरीके से छोड़ के जा रहा है। वो अपनी व्हीकल्स भी वहाँ पे छोड़ गया, वो असला भी छोड़ के जा रहा है ताकि पीछे से रहे और इस खत्ते में जो है वो अमन नहीं आ सके। मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त जो हमारे हमसाये ममालिक हैं, जिस तरह चाइना है, ईरान है, वस्ती एशियाई रियासतें हैं, रशिया को भी इस वक्त एक ब्लॉक बना के मिल बैठना चाहिए और उनको चाहिए कि अफगानिस्तान में जो भी ताकतें इस वक्त मौजूद है, अगर तो तालिबान वहाँ पे चले जाने को अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अगर उनका भी कब्जा होता जा रहा है तो उनसे भी बैठ के मुज़ाकरात किए जाए कि अफगानिस्तान में अमन अगर आएगा तो अफगानिस्तान की आवाम के लिए, तालिबान के लिए, नॉर्दर्न अलायंस के लिए, जो वहाँ पे हुकूमत
मौजूद है उनके लिए भी बेहतर है, और उनको जमहूरी तरीके की तरफ जाना चाहिए। वहाँ पे भी इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन जीत के जो भी गवर्नमेंट आए वो अफगानिस्तान के लोगों के भले के लिए काम करे, बल्कि पाकिस्तान में जो अफगान मुहाजिरीन है वो वापस अपने मुल्क में जाना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ता क्रिएट किया जाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बड़ी सख्त इस वक्त जिम्मेदारी है, क्योंकि कोविड की वजह से मईशत के बड़े बुरे हालात हैं, और अफगानिस्तान में अगर खाना जंगी शुरू हो जाती है तो वहाँ से जो इन्फ्लक्स आएगा उसी वजह से भी पाकिस्तान में बदअमनी फैलने का खतरा है, मईशत फिर दोबारा नीचे की तरफ जा सकती है। तो इस वक्त लेकिन पाकिस्तान नसीम को साहब, अब बड़ा तो जो यहाँ सेंसिबली रेफ्यूजीज हैं वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। जो सूरत हाल पाकिस्तान में, जो उनको पाकिस्तान में कारोबार की सहूलियात मिलती है वो शायद वहाँ ना मिल सके, वहाँ तो खाना जंगी चल रही है। हाँ, मसला तो यही है ना कि वहाँ पे जब तक अमन नहीं आ जाता आप किसी भी रिफ्यूजी को वापस नहीं भेज सकते। बल्कि आपने देखा है कि जिस तरह सीरिया में जंग हुई है वहाँ से भी रिफ्यूजी बहुत ज़्यादा यूरोप की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन उनको टर्की के बॉर्डर और सीरियन बॉर्डर्स और इधर रोका हुआ है। यानी कि यूरोपियंस भी जो है वो रिफ्यूजी को अपने मुल्क में नहीं आने देना चाह रहे। तो पाकिस्तान तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जी, है, और एक अभी वहाँ पे मईशत के ये हालात है, तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है और उस पर गंभीर बड़े सूरत हाल है। शाहिद समझदारी के मेतला साथ साहब, भारत चलना को भी पड़ेगा। अपना मुस्तकबिल अब अफगानिस्तान में तारीक नजर आ रहा है, और इसी सिलसिले में वो अपने नापाक अजाइम के साथ पाकिस्तान में कार्रवाइयां करने का सोच रहा है। पाकिस्तान को मजीद इस मामले पर क्या करना चाहिए? जौहर टाउन धमाका जो हुआ उसमें भारत का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी पकड़ा गया। जवाब सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जितनी भी पाकिस्तान की लीडरशिप है उसको एक आध फोकल पॉइंट के अलावा किसी को भी अफगानिस्तान पर स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। हमारे यहाँ बड़ा इमेच्योर रवैया है लीडरशिप का। शेख रशीद साहब भी अफगानिस्तान पर बात कर रहे होते हैं, कुरैशी साहब भी बात कर रहे होते हैं, और तो और सदर ममलकत भी बात कर रहे होते हैं, और बाकी मिनिस्टर्स भी सारे इसी पे लगे हुए हैं, फिर पार्लियामेंटेरियंस भी इसी काम पे लगे हुए हैं। आप एक प्रॉपर नजर आना चाहिए। चलिए वहाँ तो खाना जंगी हालात खराब है, लेकिन आपके मुल्क में इस तरह की चीजें नहीं है। आपको तो कम से कम डिसिप्लिन शो करने की जरूरत है ना, कि आप भाई कोई रेफरेंडम है किसी चीज का, बॉर्डर ऑफिस मौजूद है, बाकी कुछ अहम फोकल पॉइंट मौजूद है, ISPR मौजूद है, ISPR इतना बड़ा इदारा है, उनको स्टेटमेंट इशू करना चाहिए, बॉर्डर ऑफिस को इशू करना चाहिए। सबसे पहले तो ये, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी बनती है और मुसलसल बन रही है। और ये आप देखिए कि कमिंग डेज में ये जो स्टेटमेंट्स आती हैं हमारी लीडरशिप की जानिब से, ये बहुत बड़े मसाइल पैदा करेंगी। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो अफगानिस्तान के बारे में बात की जाती है कि जी अमेरिका तो बड़ी अदालत में चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ा वेल थॉट, वेल प्लान्ड ये एग्जिट है। होगा क्या, इस खत्ते में बहुत सारी एनआरकी होगी। अब आप देख लीजिए बहुत सारी चेक पोस्टें फौजी ऐसी हैं जो अफगान फोर्सेस के हवाले की गई हैं, वहां पर सरेंडर कर रहे हैं अफगान फोर्सेस बगैर किसी वजह के। तालिबान पहुंचते बाद में, सरेंडर पहले हो जाता है। ऐसा है जैसे उनको कह दिया जाता है कि आप हथियार डाल दें। अब पिछले महीने या उससे पिछले महीने जो अफगान वजीर दिफा थे वो अमेरिका इलाज की गरज से चले गए, यहाँ मुल्क में खाना जंगी, और वो वहां जाके इलाज के लिए बैठ गए हैं। वो पोर्टफोलियो किसी और को दे दिया गया है। तो मकसद बात ये कहता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये जितनी भी खाना जंगी होगी इसका नुकसान रीजन को होगा। रीजन में कौन है? रीजन में ईरान है जो कि अमेरिका का दुश्मन है, पाकिस्तान है, अमेरिका को कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं है। अच्छा, दूसरा रूस है, रूस का भी इसी तरह का सिलसिला है। रूस के साथ रूस बहरहाल थ्रेट तो करता है अमेरिका को कि किसी किस्म का सामान जो आप छोड़ के जा रहे हैं किसी वो इधर नॉर्दर्न, अब इधर जो कार्स हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहां पर आप नहीं अपना कोई भी सामान रखेंगे, बल्कि आप इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे या साथ लेकर जाएंगे। फिर चीन के हवाले से बाइडेन ने अभी रिसेंटली ये बात की है कि हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए, हमारा कोई एक दुश्मन है तो वो चीन है। अच्छा, अब इन्हीं चीजों को हम कनेक्ट करेंगे। अभी वजीर खारजा जो हनीफ अहमद है उनका एक इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जो अफगान गवर्नमेंट के साथ लड़ने वाले जो तालिबान है उनमें TTP भी है, उनमें जैश मोहम्मद भी है, उसमें लश्कर तैयबा भी है, उसमें इस्लामिक मूवमेंट है जो तुर्कमेनिस्तान में है, और वो जो वो फेमस नोटोरियस ग्रुप है चीन में, यानी चीनी सिंकियांग के जो मुसलमान है उनके लिए प्रोवाइड करती है। एक तो तंजीमें ऐसी हैं जो रशिया में मुसलमानों के लिए। ठीक, मेतला साहब का पॉइंट है। ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद इसी मामले पर मजीद भी बात करेंगे। दोहा में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उनका नतीजा क्या निकल सकता है, और डेल्टा वायरस जिस तेजी से पाकिस्तान में फैल रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन का फैसला अब कर लिया गया, तो क्या सख्त लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है? ब्रेक के बाद इस पर बात।
वेलकम बैक। दोहा में अफगान तालिबान और अफगान सियासी क़यादत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकल सकता है? शाहिद मेतला साहब, एक तो आप उस मामले पर बात कर रहे थे, अमरीकी फ़ौज के इनखला के मामले पर। दूसरा, अब जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकल सकता है? जी जवाब, बस यही बात मैं इसी पॉइंट पे कंप्लीट करूंगा कि अमेरिका ने ये मुकम्मल तौर पर सोचे समझे मंसूबे के तहत किया और आने वाले वक्त में खत्ते के दिगर ममालिक के लिए खासे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को 2-3 चीजें करनी चाहिए अभी। एक तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि जो पहले तमाम लोग, जो एनालिस्ट भी, सहाफी भी, हम सारे लोग पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे थे कि मुज़ाकरात में फैसिलिटेट नहीं कर रही। अब मुज़ाकरात करवा दिए, लेकिन अमेरिका ने अगर मुज़ाकरात प्रॉपर नहीं किए तो वो आप दोष नहीं दे सकते, कसूरवार नहीं ठहरा सकते कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा नहीं किया। अमेरिका ने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। जो मुज़ाकराती अमल था उसमें सीज फायर नहीं करवाया, कैदी उनके रिहा करवा दिए तालिबान के, और इस तरह की बहुत सारी, जिसकी वजह से आज की नारकी अफगानिस्तान में देखने में आ रही है। अच्छा, पाकिस्तान को 3-4 चीजें करनी चाहिए। देखिए, आपका जो बॉर्डरिंग एरिया है, सबसे पहले उसको सेफगार्ड होना चाहिए, वहां पे मिसाइल पैदा होंगे। महाजरीन का इन्फ्लेक्स एक्सपेक्टेड है, उसको भी गेज करने की जरूरत है। ताजिकिस्तान ने क्या किया है, ईरान ने ये किया है। ईरान और ताजिकिस्तान और बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर कैंप्स बना रहे हैं, और पाकिस्तान ने भी इसी प्रपोजल को डिस्कस किया है। ये जो लास्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हम डिफरेंट कैंप्स बनाएंगे और कैंप्स के अलावा कहीं आने जाने की इजाजत नहीं होगी। जो माइग्रेंट्स होंगे, जो रिफ्यूजीज होंगे, ये बड़ा अच्छा प्रपोजल है। पहले हमने देखा है कि इसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा होंगे। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो वही दहशतगर्दी वाला मामला रहेगा। प्रॉपर जो नसीम सिद्दीकी साहब के स्टेटमेंट को मैं एंडोर्स करूंगा कि स्क्रूटनी होनी चाहिए। दूसरा, अब जो मुज़ाकराती अमल है जो दोहा में होने जा रहा है, पाकिस्तान को भी चाहिए कि उसमें भी थोड़ी बहुत अगर फैसिलिटेशन मुमकिन है वो करे। ये 11 रुकनी एक सियासी डेलीगेशन जा रहा है, बहुत बड़ा डेलीगेशन है, और इसमें बहुत टावरिंग फिगर्स हैं। हिकमत गुलबदीन हिकमत यार हैं, रशीद दोस्तम है, हामिद करजई है, और इस तरह के बहुत बड़े सारे लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस है। तो वो वहाँ पे कुछ दिन पहले ईरान में भी अफगान जो हुकाम है उनके साथ तालिबान की मुलाकात हुई है, उसमें भी यही कंसेंसस डेवलप हुआ था कि अफगानिस्तान में अगर अमन लाना है तो उसके लिए जरूरी यही है कि मुज़ाकरात के जरिए सियासी अमल को आगे बढ़ाया जाए। सियासी अमल ही हल है, और पाकिस्तान अपनी पोजीशन पहले दे चुका है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है। नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो दोहा में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, कोई मुस्बत नताइज निकलेंगे इसके, आप समझते हैं? जी, मेरा ख्याल है नताइज इसलिए भी निकलेंगे कि तालिबान को एहसास है कि हमारी रिकग्निशन नहीं होगी, पाकिस्तान भी नहीं। बिल्कुल ठीक। मेतला साहब, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? मुस्बत पेशरफ्त है ये? देखिए, मेरी ख्वाहिश तो है कि मुस्बत पेशरफ्त और अफगानिस्तान के अंदर अमल आएगा, लेकिन ये जो लोग दोस्तम का जिस तरह जिक्र हुआ, हामिद करजई, ये तालिबान की इनके आपस में बन नहीं सकती। ये बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं और ये सब चाहते हैं कि इनके अपने अपने इलाकों में कब्जा हो। लेकिन अभी तक आपने ये देखा है कि कहा जा रहा है कि तालिबान ने 75% अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो काबिज हो गए। तो जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है वो तालिबान है, और तालिबान चाहते हैं कि हमारा ही पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा हो। हालांकि सियासी अमल के साथ अगर वो आते हैं तो उनको भी वेलकम करना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं दोहा में, इनके कोई खातिर ख्वार नताइज निकलेंगे। मुझे तो आगे खाना जंगी ही अफगानिस्तान में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह अमरीकी फौजी इनखला करके गए हैं और अपना असला पीछे छोड़ के गए हैं, उनके ऊपर जो है अपना का कब्जा होता जा रहा है। और दूसरा, जो भारत की भी कुछ खबरें आई हैं कि उनके भी जहाज जो है वो असला लेके वहां पे पहुंचे, उन्होंने तालिबान में या दूसरे मिस्क्रिएंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये खाना जंगी नजर आ रही है, और पाकिस्तान को इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने बॉर्डर सिक्योर करने चाहिए, और इलाके के जितने भी मुल्क है, ईरान है, चाइना है, रशिया है, वस्ती एशियाई रियासतें हैं, इनको भी बहुत ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में बदअमनी फैलेगी तो खित्ते में बदअमनी फैलेगी, और खित्ते में बदअमनी फैलेगी तो मुआशी नुकसानात जो है वो तमाम ममालिक के होंगे। ठीक, कोरोना वायरस पर अब प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। उसकी शरह बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान में एक बार फिर से बढ़ रही है। इसको चौथी वेव कहा जा रहा है। पाकिस्तान में 4.1% शरह पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में रही, जो कि बतदरीज अब बढ़ रही है कम होने के बजाय, और 1980 नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। अमवात की तादाद भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 25 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं पाकिस्तान में।
तो जो डेल्टा वायरस के बारे में कहा जा रहा है वो बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। जो भारत में हमने देखा गुज़िश्ता दिनों क्या हुआ, वहाँ पर कितनी तेज़ी से ये वायरस फैला, ऑक्सीजन तक की कमी आ गई थी। एक बार फिर से लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। शायद मिथिला साहब, सख्त लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ गई है क्या दोबारा? जवाब हमारी कुछ निग्लिजेंसेस हैं, बतौर नेशन भी हम ऐसे हैं और फिर सियासतदान भी हम ही में से हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हम ही में से हैं। हम बस साथ ही अगर कोई किसी चीज में थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट आती है हम साथ ही रिलैक्स हो जाते हैं। अब लॉकडाउन की तो जरूरत पहले दिन से थी लेकिन हमने नहीं किया। और कराची में आप देखें ना, शरह जो पॉजिटिविटी की थी वो पहले दिन से 10% से ऊपर आ रही थी। इवन पंजाब में ये 1 से भी नीचे चली गई थी एक टाइम में अभी रिसेंटली, लेकिन कराची में ये ज्यादा थी और अभी भी आज भी कराची में 13.4% तक गई हुई है। और कराची के कुछ इजला ऐसे हैं जहाँ पे 21% भी है, विच इज वेरी हाई एंड डेंजरस, और उसको आपको मिटिगेट करने की जरूरत है। फिर हमारा जो सिंध गवर्नमेंट का एक चलन रहा है वो ये है कि अच्छी चीजों का क्रेडिट वो लेती है, बुरी चीजों का क्रेडिट सारा जो होता है वो विफाक के खाते में डाल देते हैं, वो विफाक के सर पे थोप देते हैं। आप ये देख लें कि 1 रुपए की वैक्सीन भी अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने इंपोर्ट नहीं की, प्रोक्योर नहीं की है। वो हालांकि जो विफाकी हुकूमत है उसने प्राइवेट सेक्टर को भी इजाजत दे दी है, लेकिन सिंध हुकूमत रोज जो है ये प्रोपेगेंडा करती, झूठा 100% झूठा प्रोपेगेंडा करती है। जी हमें तो विभाग ने वैक्सीन ही प्रोक्योर नहीं करने दी और विभाग ने हमें इजाजत नहीं दी, सब झूठ बोलते हैं। और फिर आपकी कोई वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा स्पीड अच्छी नहीं है, पेस बड़ी स्लो है। अमेरिका में देखें 1-1 करोड़ डोजेज लग रही हैं एक दिन की, और उनका तो सारा हो जाएगा। इसी तरह से नजीम सिद्दीकी साहब वहाँ यूके में हैं, उनकी 75% जो अडल्ट पॉपुलेशन है उनको लग गई हुई है, बल्कि उनका एक बहुत बड़ा नंबर है वो अपनी सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेंगे। अब तो जो 12 साल के बच्चे हैं उनको भी लगानी शुरू कर दी है, अमेरिका में भी, यूके में भी, और इसी तरह से यूरोप में भी शुरू होने जा रही है। स्पेन खुल गया हुआ है, यूरोप के और कुछ कंट्रीज खुल गए हुए हैं, यूके जो है 21 जुलाई को साहब का पॉइंट है मुख्तसर। नसीम सिद्दीकी साहब, आपका भी इस पर जवाब लेना चाहूंगा। सख्त लॉकडाउन की जरूरत पड़ गई पाकिस्तान में, प्लीज मुख्तसर कीजिएगा। देखिए, जवाब सख्त लॉकडाउन तो बिल्कुल नहीं लग सकता, ये आवाम को खुद सोचना पड़ेगा। एक तो वैक्सीनेशन लोगों को जल्द से जल्द लगवानी चाहिए। अभी भी हमारे मुल्क में ऐसी मिथ चल रही है कि कई लोग जो है वैक्सीनेशन लगवाना ही नहीं चाहते, और वैक्सीनेशन लगने के बाद भी मैं आपको एक बात बता दूं कि कोरोना वायरस रुक नहीं जाता, लेस लीथल हो जाता है। वो जो अटैक बुरी तरह करता था आपके फेफड़ों के ऊपर, आपको निमोनिया हो जाता है, उसका लेस लीथल होने की वजह से कम असर होता है, लेकिन फिर भी आपको कोरोना होगा। मेरे कई जानने वाले जिनको दोनों डोजेस लग गई लेकिन फिर भी कोरोना हुआ। कोरोना से बचने का एक ही तरीका है कि इसका स्प्रेड को रोका जाए और हुकूमत को छोड़ दे। ये हर किसी को खुद से इसमें एहतियात करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी भी। आपका पॉइंट है। नसीम सिद्दीकी साहब, जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, शाहिद मित्तल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन। कोरोना वायरस एक बार फिर से पाकिस्तान में मुंह जोर हो रहा है और इस पर हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए। एहतियात के दामन को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अपने प्यारों का ख्याल एहतियात में ही रखा जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।